अब एक बड़ी खबर, हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक से बातचीत करेंगे। जयराम ठाकुर से खास बातचीत करने वाले हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोड़। सीधा आपको हम अनिल मोड़ के पास लिए चलते हैं। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर इनके साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम। ओवर टू यू अनिल मोड़। तो हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक बातचीत आपको सुनवाएंगे। बीजेपी की तरफ से देश भर में 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान छेड़ा हुआ है। हरियाणा में भी बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को भी कई लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। पंचकुला जयराम ठाकुर साहब पहुंचे, आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। बात करेंगे कि किस तरीके से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। सर, बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर जो महाजनसंपर्क अभियान आप लोगों ने छेड़ रखा है, देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, हरियाणा में भी आप पहुंचे हैं। महाजनसंपर्क अभियान में आप कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल रहे, लेकिन कांग्रेस आप लोगों से 9 सवाल पूछ रही है, कह रहे हैं कि इन 9 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है उसको ना लोग गंभीरता से लेते हैं और ना आवश्यकता महसूस करते हैं कि उसको गंभीरता से लें। सबसे बड़ी बात है कि 9 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, और भारत आगे ही नहीं बढ़ा है, दुनिया के मानचित्र पर भी भारत की पहचान, भारत का सम्मान बढ़ा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आप देखते होंगे कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेता के रूप में अगर कोई नाम है पूरी दुनिया में तो नाम एक है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। और जो कह रहे हैं इस सारी बातों को लेकर के, क्या ये सत्य नहीं है कि भारत आज पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, 5th इकोनॉमी। तो आज से पहले क्या स्थिति थी? 9 साल पहले स्थिति थी हम 10वें 11वें नंबर हुआ करते थे। तो बहुत बड़ा अंतर उस दृष्टि से आया है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि पूरे देश भर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात है, चाहे नए इनिशिएटिव्स के साथ नई स्कीम्स के माध्यम से गरीब के लिए मदद करने की बात है, वो तमाम सारी ऐसी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे इन 9 वर्षों में अगर विकास के लिए अगर आगे बढ़कर के काम हुआ है तो सबसे ज्यादा काम इस कार्यकाल में हुआ है। अगर सर इन 9 सालों को हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखें, नड्डा साहब पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में आए, काफी जगह महाजनसंपर्क अभियान नड्डा साहब की तरफ से किया गया। जो नड्डा साहब का दौरा था, हिमाचल के हिसाब से कितने काम हुए, दौरा कैसा रहा और कितनी संजीवनी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के हिसाब से मिली है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं और जो अभियान 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद उन योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में पार्टी ने चलाया है, उसी सिलसिले में उनका आना हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में उनके दौरा बहुत सफल रहा। और जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र में रैली थी, कांगड़ा की नूरपुर में हुई और मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की कुल्लू में हुई। दोनों रैलियां बहुत सफल रही हैं और इसके अलावा और भी कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए 9 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास की योजनाएं मिली, हिमाचल आगे बढ़ा है। और छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी उन्होंने विकास के लिए जो सहयोग दिया है उसको कभी हिमाचल के लोग भूल ही नहीं सकते। यानी जो विधानसभा चुनाव की हार है, उस हार को लोकसभा में भूल कर आप लोग कमबैक करेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा के चुनाव की हार जो है वो पुराने जमाने की बात हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने की बात कह रही है तो हमें कोई आदमी नहीं मिलता है जो मना करता हो। सब इस बात के लिए कहते हैं देश के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है
अगर देश के प्रधानमंत्री के नाते कोई नाम आज की तारीख में साफ दिखता है जिसके लिए लोग सहयोग और समर्थन देने के लिए आतुर हैं, वो एक नाम है नरेंद्र मोदी जी। सर, आपके ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती थी कि आपने प्रदेश को कर्जदार बना दिया, प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, प्रदेश सरकार भी कर्ज ले रही है, एचआरटीसी कर्मचारियों को अपनी सैलरी तक के लिए प्रोटेस्ट करने पड़े। देखिए, अब आरोप लगाने के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं है। 6 महीने का कांग्रेस पार्टी का सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 6 महीने वो 6 कदम नहीं चल पाए। और ये हकीकत है, प्रदेश की जनता भी जानती है। अब जब वो पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल हो गए, असफल हो गए, ऐसी परिस्थिति में आरोप लगाने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो कर्ज लेने की बात कह रहे हैं हमको कि आप कर्ज लेते थे, मैंने उनको सलाह दी कि आप मत लीजिए भाई। अरे कर्ज हमने लिया तो हमसे पहले आपकी ही सरकार हिमाचल प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का ऋण तो आप छोड़ करके चले गए थे। और आज जो कर्ज के लिए हमको दोषी ठहरा रहे हैं, हमने 2 वर्षों में 5,000 करोड़ लिया शुरू के, और उन्होंने 6 महीने में 7,000 करोड़ ले लिया, और उसमें 500 करोड़ रुपए का तो ओवरड्राफ्ट पर हिमाचल चल रहा है। 15 तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों को 15,000 लोगों को कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। क्या जवाब है? हमारे जमाने में, हमारी सरकार के दौरान ऐसी स्थिति तो नहीं आती थी। कम से कम इस बात को उनको समझना होगा। और जो कह रहे हैं कि हम प्रदेश को 4 साल के बाद जो है एक अपने पांव पर खड़ा हुआ प्रदेश को, देखिए बातें कहने के लिए अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनको समझना चाहिए, समझना होगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं नए हैं, लेकिन अब नए होने के साथ साथ अब नए भी नहीं रहे। 6 महीने हो गए, और 6 महीने में उनकी बहुत सारी गप्पें, बहुत सारी बातें लोगों ने सुन ली, जो हास्य का एक विषय बना हुआ है। एक ज्वलंत मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश बड़ा शांत सा इलाका है, बड़ा शांत स्टेट है। अब धारा 144 लगी है। चंबा में जो देखने को मिला, जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ, आप भी गए थे वहां पर, आपने एनआईए की जांच की मांग की है। आपको क्या लगता है कि जो हिमाचल पुलिस है इस पूरे के पूरे मामले की जांच करने में सक्षम नहीं मानते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में जो शांति के नाम से जाना जाता है, शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। और ऐसे में इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होना, जो पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता को झकझोर दे, और ये घटना घटित होती है। 25 साल के एक नौजवान घर से गुम हो जाता है, और 6 तारीख को गुम होता है। 9 तारीख को उसकी लाश एक पानी के नाले में फेंकी हुई मिलती है। और जब लाश को देखा गया एक बोरी के अंदर, तो खोल करके देखा तो 8 टुकड़ों में लाश रखी हुई है, फेंक करके रखी हुई है। उस सिलसिले में सारी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन हमारा उसमें एंगल बात करने का, जो हम बात कर रहे हैं, उस पर गौर करना चाहिए सरकार को। और वो गौर इसलिए करना चाहिए कि ये घटना सामान्य घटना नहीं है, और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला आदमी, वो उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। क्या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है? अगर नहीं है तो उसका इस तरह उसकी क्रूरता का एक, देखिए, कटर से बॉडी को 8 हिस्से में काटा गया है, और उसके बाद उसको फेंक दिया गया, तो उसको सामान्य बात नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात, हमने इसमें एनआईए की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये ऐसा करता था, बहुत सारी सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है, और ये भी जानकारी में आया है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन एक साइजेबल अमाउंट उसके अकाउंट में है। जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारा पैसा उसने जो है वो
वो ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो है वो उसको एक्सचेंज किया था। तो ये सारी चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की जांच जरूरी है। एनआईए की जांच इसलिए जरूरी है कि वो व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है, जिस तरह का उसका सारा अपनी कम्युनिटी में पर्टिकुलरली जो काम करने का तौर तरीका है, तो मालूम पड़ता है कि उसका संबंध कुछ ऐसे लोगों से भी है जो देश हित के नहीं हो सकते। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इसको थोड़ा धार्मिक रंग दे रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है आप लोगों को। देखिए, हम तो पिछले कल वहां पर जा रहे थे परिवार से मिलने के लिए, और धार्मिक दृष्टि से हमने जाने का निर्णय इसलिए क्योंकि घटना इस तरह की घटित हुई है और जो किसी के भी दिल को दहला दे। और उस परिवार में वो एक ही बेटा था माँ बाप का, जो बुजुर्ग माँ बाप के लिए कमाई का एक जरिया था। बहनों की शादी हो गई है। ऐसे में हम सब लोग परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, लेकिन धारा 144 लगा दी गई और हमको 60 किलोमीटर दूर रोक करके कि आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? कि नहीं जा सकते हैं कि धारा 144 है। और हमने उनको गारंटी दी, हमने प्रशासन को कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं कि हम में से कोई भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा, सीधे उनके घर जाएंगे। घर के करीब जहां उतरना वहां पैदल जाना पड़ता है थोड़ा। हमने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं कि किसी तरह की बात नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद ऊपर उनने बात की, लेकिन ऊपर किससे बात हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर से एक ही संदेश आया कि नहीं जाने देना है। और हम धरने पर बैठे, काफी देर इंतजार किया, लेकिन उसके बाद भी हमको जाने नहीं दिया गया। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के हिसाब से आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को रोकना, धारा 144 लगाना उस लिहाज से ठीक है? बिल्कुल, मेरा कहना है कि देखिए, कभी भी इस प्रकार से हिमाचल जैसे प्रदेश में कभी भी इस तरह की परिस्थिति नहीं आई कि पूर्व मुख्यमंत्री किसी परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं और उनको वहां पर जाने से रोका जा रहा है। ये कभी स्थिति ऐसी नहीं आई है। आखिर वो हमको जाने देते तो हम परिवार वालों को मिलकर के आ जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संरक्षण इस प्रकार के लोगों को कौन लोग दे रहे हैं, और खासतौर से जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, जिस बयान को उन्होंने बार बार कहा है कि हिमाचल जो है 97% से ज्यादा यहाँ पर हिंदू है, उसके बावजूद हम जीत करके, वो क्या संदेश हम जीत करके आए हैं और इसका संदेश क्या देना चाह रहे हैं, आखिरकार अभिप्राय क्या है उनका, लोग ये जानना चाह रहे हैं, वो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ऐसे लोगों को संरक्षण, देखिए सरकार होने के नाते सभी नागरिक प्रदेश के, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार के ऊपर, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन उनको इस बात को भी समझना होगा कि इतना इस तरह का जघन्य कार्य हुआ है और जघन्य कार्य जिस व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जिस कदर की होनी चाहिए उस तरह से उसमें विलंब किया गया, देर की गई, और उसके बाद यहां तक के मामला कैसे रफा दफा हो जाए, इस सारी चीज के लिए भी प्रयत्न प्रयास हुए हैं। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, एनआईए की जांच की मांग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि परिवार में इकलौता कमाने वाला था, तो सरकार से परिवार को लेकर क्या मांग करते हैं सीएम साहब से आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक वहां पर उस परिवार को मिलने के लिए गया ही नहीं। ना कोई मंत्री गया, ना कोई विधायक गया, ना ही मुख्यमंत्री गया। जबकि मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था और परिवार वालों को मदद करनी चाहिए थी। और एनआईए के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को हमने कहा, इसलिए कहा हमने क्योंकि अब बहुत संदिग्ध सारी गतिविधियां उस व्यक्ति की रही है जिस पर चर्चा है पूरे इलाके में। तो उसमें क्या बुरा है, क्यों इस सारी चीज को लेकर के वो छुपा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से लेना चाहिए उनको। और इस तरह की घटना, देखिए इससे पहले एक घटना और हुई थी, उस वक्त भी कांग्रेस का शासन था, गुड़िया हत्याकांड हुआ तो जो पूरे देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा बना था। और ये घटना भी उससे कम नहीं है, उसी तरह की घटना है ये, जहां जिस प्रकार से इस घटना का हम स्वरूप देख रहे हैं, तो ये मतलब गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को, ये मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल, देखिए
जयराम ठाकुर साहब का कहना है कि सरकार को इस जघन्य हत्याकांड को गंभीरता से लेना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए, वहीं परिवार की मदद हो, साथ ही पूरे के पूरे मामले की एनआईए से जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे अनिल, तमाम सहयोगी जानकारी सर के आपने साथ पहुंचाई और आपने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की है। बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव ये बातचीत और नेता प्रतिपक्ष कई मुद्दों को लेकर बोलते नजर आए गए।